Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 फरवरी 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। ना वो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ मन्नर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो वितल विध्वंसक ये पहली मंथली जर्नल थी जिसकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पर कुछ अनटचेबल पीपल थे, तो आखिरकार इस पहले मंथली जर्नल को किसने पब्लिश किया था। नीचे ऑप्शन में आपको बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए गोपाल बाबा वलंकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या फिर ऑप्शन डी भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोग को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। जिसको नहीं मालूम है गूगल पर जाओ, सर्च करो, डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हम लोग अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकें। अब डायरेक्टली चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जिसमें से यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। देखो, पहले हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, आखिरकार ये चर्चा में क्यों है और ये क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग इसको अपने सिलेबस से रिलेट करेंगे। बात की गई है केरला के अंदर जो लोक आयुक्त हैं, इन्होंने एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। नाउ ये जो पिटीशन है वो पिटीशन जारी किया गया था जो कांग्रेस लीडर हैं जिनका नाम है रमेश चेन्नीथला, इनके थ्रू। और इस पिटीशन के अंदर यहाँ पर जो वहाँ की हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर एलिगेशंस, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि इन्होंने कुछ करप्शन वगैरह किया है। जब ये पिटीशन की आगे सुनवाई हुई तो लोकायुक्ता ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि देखो, इस पिटीशन के अंदर प्रॉपर मटेरियल मेंशन नहीं है, प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है जो कि कहीं ना कहीं एलिगेशंस को साबित कर सके। तो बस इतनी सी कहानी केरला के अंदर यह देखने को मिली। तो अब ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना लोकायुक्ता। लोकायुक्ता या फिर लोकपाल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट जब आप लोग यहाँ पर पॉलिटी पढ़ोगे बाय लक्ष्मीकांत, उस बुक के अंदर ये दोनों टॉपिक पूरे डिटेल में मेंशन है। तो चलो हम लोग वही टॉपिक को आज पूरा करते हैं। लक्ष्मीकांत का एक टॉपिक आपका कवर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। अभी ये जो लोकायुक्ता है, ठीक है, ये पहले भी चर्चा में था और पहले भी केरला के कॉन्टेक्स्ट में ही चर्चा में था, उस पर मैं बाद में आऊँगा। फिलहाल हम बात करते हैं ये लोकपाल लोकायुक्ता का जो कॉन्सेप्ट है, यह आया कहाँ से। ये एक एक्ट के माध्यम से आया है। उस एक्ट का नाम है लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013। अब इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर लोकपाल को बनाया गया और लोकायुक्ता को बनाया गया। अब इसको समझने से पहले मैं आपको इसको और आसान करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब भी आप लोग यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में बात करते हो, मतलब कि स्टेट्स और सेंटर और स्टेट्स के बारे में बात करते हो, तो सेंटर के लेवल पर आपने देखा होगा एक प्रेसिडेंट होता है और स्टेट के लेवल पर एक गवर्नर आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आपको सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे और वैसे ही यहाँ पर स्टेट के लेवल पर आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर आपको कौन देखने को मिलता है, लोकपाल। और उसी तरीके से यहाँ पर स्टेट के लेवल पर आपको लोकायुक्ता देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोकपाल सेंटर के लिए बनाया गया है, लोकायुक्ता स्टेट के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना है। और ये दोनों कौन से एक्ट से निकल कर आया है, ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 से निकल कर आया है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद अब बात करते हैं आखिरकार इनका काम क्या है। देखो, लोकपाल को हम लोग ओम्बड्समैन भी बोलते हैं। ये लोग ओम्बड्समैन की तरह काम करते हैं। ओम्बड्समैन एक स्वीडन वर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना। यहाँ पर ओम्बड्समैन आप कह सकते हो, लोकपाल कहते हैं इसको भी। तो इसका मेन काम क्या होता है, करप्शन को देखना।
अब लोकपाल और लोकायुक्ता का काम क्या है? करप्शन को देखना अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स में यहाँ पर बहुत सारे हाई ऑफिशियल मिनिस्टर्स हो गए, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर्स भी हो गए और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हो गए। अगर कोई करप्शन करता है, उन करप्शन के अगेंस्ट में यहाँ पर ये जो है पूरी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस करप्शन को यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पर जो करप्शन होगा उसको देखने के लिए लोकपाल है, और स्टेट लेवल पर जो करप्शन है उसको देखने के लिए लोकायुक्ता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस एक्ट के बारे में जान लिया है, सारी चीज़ें देख ली हैं। क्वेश्चन यह है, जो ये लोकपाल आखिरकार होता है, इसके अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन भी सकता है। तो देखो, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, और वो जो चेयरपर्सन है वो बेसिकली यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि यहाँ पर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, वो यहाँ पर इसका चेयरपर्सन बन सकता है। लेकिन लोकपाल के अंदर जब भी चेयरपर्सन बनता है तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं। आपको 8 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से यहाँ पर 50% जो लोग होंगे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या फिर वेमेन होंगी। बाकी जो 50% के लोग होंगे वो यहाँ पर जुडिशियल मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आज के टाइम पर जो ये लोकपाल है, इसको अपॉइंट किया गया था मार्च 2019 में। ये अपने वर्किंग में आए मार्च 2020 से। फिर उसके बाद जो लोकपाल आज के टाइम पर प्रेजेंट है, ये कौन हेड कर रहे हैं? ये एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के तौर पर हेड किए जा रहे हैं, जिनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये आज के टाइम पर लोकपाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें लोकपाल आखिरकार किस किस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या फिर किस किस के अगेंस्ट में करप्शन को देख सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में यहाँ पर करप्शन को देख सकता है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है तो, या कोई मिनिस्टर हो गया हमारा यूनियन गवर्नमेंट में, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, या कोई भी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफिशियल हो गया जो कि ग्रुप ABCD के अंदर आ रहा है, सभी के अंडर में यहाँ पर करप्शन को देखा जा सकता है लोकपाल के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो एक चीज़ यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे करप्शन नहीं देख सकता कोई भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में है तब तक यहाँ पर कोई इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग भी नहीं सकते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने पॉलिटी में डेफिनेटली पढ़ा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया कि देखो, ये तो लोग हैं ही, अगर इनके अगेंस्ट में करप्शन हो, अगर ये करप्शन करेंगे तो इनके अगेंस्ट में वो करप्शन देखा जाएगा लोकपाल के थ्रू। इनके साथ साथ यहाँ पर कोई भी ट्रस्ट हो गया या कोई भी सोसाइटी हो गई जो कि लगभग यहाँ पर जिसके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है 10 लाख रुपए का, या 10 लाख रुपए से ऊपर तक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर करप्शन को देखा जा सकता है लोकपाल के थ्रू। आई होप आप लोगों को ये लोकपाल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसी प्रकार से लोकायुक्ता देखने को मिलता है। अब जो लोकायुक्ता है ये कहाँ पर मेंशन्ड है? तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 के सेक्शन 63 के अंदर ये आपको मेंशन्ड देखने को मिलेगा। और सेक्शन 63 बोलता है कि हर एक राज्य को यहाँ पर एक बॉडी एस्टेब्लिश करनी है जो कि लोकायुक्ता के नाम से जानी जाएगी, और यहाँ पर भी लोकायुक्ता होगा जो कि करप्शन को देखेगा अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। क्लियर हुआ? ये मैंने आप लोगों को काफ़ी सिंपल शब्दों में बता दिया है लोकायुक्ता और लोकपाल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ख़ास बात तो यह है, जब 2013 का ये एक्ट पास हुआ था तब जो ये लोकायुक्ता है ये बहुत सारे स्टेट्स के अंदर काम कर रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर पहले से ही एक्टिव थे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवेंशन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया कि ज़्यादातर राज्यों के अंदर यहाँ पर इनका लोकायुक्ता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर बहुत सारे राज्य अपना लोकायुक्ता सेटअप भी कर रहे हैं ताकि करप्शन को टैकल किया जा सके। ये तो हमने करंट इशू पढ़ा कि करंट में क्या चल रहा है, प्लस यहाँ पर हमने लोकायुक्ता और लोकपाल के बारे में पढ़ा। लेकिन आपको पता होगा जो ये लोकायुक्ता है ये पहले भी काफ़ी चर्चा में था, और वो भी केरला के कॉन्टेक्स्ट में, आज से 4-5 दिन पहले की बात है। क्योंकि केरला कुछ यहाँ पे लॉज लेकर आना चाहता है, और वो चाहता यह है कि लोकायुक्ता की पावर्स को लिमिट कर दिया जाए, पावर्स को कम कर दिया जाए। अगर पावर्स लिमिट कर दी जाएंगी तो इससे यहाँ पर करप्शन और बढ़ता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें नज़र आने वाली हैं। तो इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में चर्चा में था, तो मैंने आप लोगों को सोचा ये भी मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आपको ध्यान आ जाए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इस आर्टिकल को अपने सिलेबस से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो तेलंगाना सरकार आज के टाइम पर अरेंजमेंट कर रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की उद्घाटन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के उद्घाटन के लिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर की विजिट के लिए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर आज विजिट करने वाले हैं कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। तो इसके लिए अरेंजमेंट वगैरह चल रहा है। तो अब यहाँ पर विजिट क्यों करने वाले हैं? क्योंकि एक स्टैचू को अनवील किया जाएगा। ये आपको स्टैचू नज़र आ रहा होगा, ये स्टैचू है श्री रामानुजाचार्य जी का। ठीक है, लगभग 216 फीट ये लंबा स्टैचू, टॉल स्टैचू बनाया गया है, और ये सिटिंग पोजीशन में आपको ये दिख रहा होगा। तो अब इस स्टैचू को अनवील किया जाएगा, उद्घाटन करने प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है उसकी अरेंजमेंट यहाँ पर लगातार चल रही है।
क्लियर हुआ? चलो अब इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। इस आर्टिकल को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, अपने एथिक्स से भी रिलेट कर सकते हो, प्लस जीएस पेपर 1 के अंदर मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, आपने यहाँ पर हिस्ट्री पढ़नी होती है, एंशिएंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, तीनों पढ़ना है। उसमें आपको देखो वर्ल्ड भी पढ़नी होती है, वर्ल्ड का इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री का ये एक पोर्शन है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका मिडीवल हिस्ट्री का एक टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा आज। तो न्यूज़ में क्यों है, तो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आज उद्घाटन करेंगे इस स्टैचू का, और आपको पता होगा ये स्टैचू रिसेंटली चर्चा में था, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से, है ना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आज ये इस स्टैचू का उद्घाटन करेंगे जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। ये स्टैचू है बेसिकली रामानुजाचार्य जी का, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आज ही क्यों यहाँ पर इसको एक तरीके से अनवील कर रहे हैं, तो इंडिया जो है सेलिब्रेट कर रहा है लगभग 100 बर्थ एनिवर्सरी एज द फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पर इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टैचू को अनवील कर रहे हैं। तो लगभग आप 100 नहीं 1000, तो लगभग यहाँ पर 100 साल 1000 साल पूरे हो चुके हैं फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी को, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। तो इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इस स्टैचू को अनवील कर रहे हैं। मतलब ये फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी क्या होता है मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, आगे इसके बारे में मेंशन्ड है। नाउ अब बात करते हैं पहले तो हम लोग ये जो स्टैचू है इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। वो बेसिक फैक्ट क्या है, तो ये 216 फीट लंबा टॉल स्टैचू देखने को मिलेगा जिसको पंचलोहा से बनाया गया। अब ये पंचलोहा क्या है, मतलब इसको 5 मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है और जिंक भी देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया अगर हम लोग दुनिया भर में सिटिंग पोजीशन में स्टैचूज़ को देखें तो यहाँ पर ये स्टैचू सभी स्टैचूज़ को बीट कर देता है, ठीक है। मतलब अगर हम सिटिंग पोजीशन में देखें तो ये बेसिकली एक दुनिया का लगभग टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू ये देखने को मिलेगा इन अ सिटिंग पोजीशन। क्लियर हुआ? देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो स्टैचू है ये लगभग इसका जो बेस है वो 54 फीट हाई ये देखने को मिलने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रामानुजाचार्य जी थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सोशल इक्वालिटी के ऊपर बहुत काम किया। इक्वालिटी के ऊपर यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखते हुए आए थे, ठीक है। हर एक सेक्शंस ऑफ द पीपल जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो लोग हैं, ठीक है, सभी लोग के अंदर यहाँ पर इक्वालिटी को, समानता को इन्होंने काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। प्लस यहाँ पर जो टेम्पल्स हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, उनको इंकरेज किया कि जो मंदिर है वो सभी लोगों के लिए खुले रहें। क्योंकि उस ज़माने में हुआ क्या करता था, मंदिर के अंदर कुछ लोगों को एंट्रीज दी जाती थी, कास्ट के बेसिस पर एंट्री दी जाती थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म करने के ऊपर इनका पूरी तरह से फोकस रहा था, ठीक है। प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये एजुकेशन देते हुए चले गए, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दिया इन्होंने जो कि जिन लोगों के पास ये एजुकेशन था नहीं, ठीक है। फिर उसका इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वसुधैव कुटुंबकम के अंदर, जो एक तरीके से यहाँ पर बोला जाता है ऑल द यूनिवर्स इज़ वन फैमिली करके, है ना। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इक्वालिटी के अंदर। तो इसी वजह से जो इनका स्टैचू है उसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोला गया है, ठीक है। फिर साथ साथ बताया गया पूरे भारत भर में यहाँ पर इन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, बहुत सारी जगह पर ट्रैवल किया, सोशल इक्वालिटी के आइडियाज़ सभी जगह पर फैलाए, ठीक है। सभी लोगों को यहाँ पर सोशल इक्वालिटी के बारे में बताया, ब्रदरहुड के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को काफ़ी तेज़ी से इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। या आप लोग कह सकते हो सभी लोगों को बताते हुए आए कि हर एक जो इंसान है वो इक्वल है। यहाँ पर कोई भी जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड को लेकर कोई भी यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं आखिरकार रामानुजाचार्य जी थे कौन, ठीक है। आपने इनके बारे में सुन लिया, आपने इनके इक्वालिटी के बारे में सुन लिया, लेकिन थे कौन, तो देखो इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इनका जन्म हुआ था 1017 के अंदर, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। रामानुजाचार्य जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक वैदिक फिलोसफर थे और सोशल रिफॉर्मर भी ये देखने को मिले। और इनका जो नाम है बेसिकली वो लक्ष्मण हुआ करता था जब इनका बर्थ हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम इनका चेंज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मतलब पूरे भारत भर में ट्रैवल करें, मैंने आपको बताया इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को इन्होंने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर स्प्रेड किया। साथ ही साथ जो भक्ति मूवमेंट था उसको भी इन्होंने रिवाइव किया, उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। और फिर बताया जाता है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स इन्होंने लिखी भी हैं। लगभग यहाँ पर बोला गया 9 स्क्रिप्चर्स इन्होंने लिखे हैं जिसको हम लोग नवरत्न बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जो कमेंट्रीज़ होती हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर वो भी यहाँ पर इन्होंने कमेंट्री करी हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग है, ठीक है, जो भी इनकी कमेंट्री है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग वेदांता सूत्राज है, जो कि आप लोग को यहाँ पर दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और भी यहाँ पर इनकी कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर जिसका नाम गीत भैंसिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि गीता के ऊपर इन्होंने कमेंट्री कर रखी है, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस नेचर से काफ़ी प्यार था और नेचर को एक्सप्लॉइट करने से काफ़ी अगेंस्ट में रहते थे, तो ये भी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप लोग को ये भी आर्टिकल क्लियर हुआ, तो आपके मिडिवल इंडियन का भी एक टॉपिक कवर हो गया।
आते हैं बगल में एक आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आपको पता होगा केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी कंसर्न यहाँ पर इसको लेकर दिख रहे हैं। तो इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं कल, तो थोड़ी देर में आएंगे। पहले कुछ नई नई बातें कर लेते हैं जो नए नए आर्टिकल्स हैं ना। उसके बाद आज का आपने थंबनेल देखा होगा, जो थंबनेल देखा है ना उसके बेसिस पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इस आर्टिकल के बेसिस पर वो थंबनेल देखने को मिल जाएगा, कुछ भी कह लो। हुआ क्या है, कर्नाटका के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कंट्रोवर्सी है कॉलेज के ड्रेस कोड को लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, यहाँ पर एक कॉलेज है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से जो एक तरीके मुस्लिम वीमेंस हैं, ठीक है, तो ये हिजाब पहन के जाती हैं, तो इनके हिजाब को यहाँ पे मना किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बॉयज़ थे, कुछ लड़के थे, जो कि लगभग यहाँ पर 150-150 के आसपास बॉयज़ देखने को मिले, जिन्होंने सैफ्रॉन कलर का, ऑरेंज कलर का शॉल पहन रखा था। उनको भी यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई क्लासरूम के अंदर, ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये आज के टाइम पर कर्नाटका में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी तो कुछ कॉलेज थे, उसके बाद और भी कॉलेज निकल कर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर इसी प्रकार से ड्रेस कोड को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पर इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया, जो हिंदू बॉय हैं इनके थ्रू बोला गया कि देखो, अगर यहाँ पर ये जो वेमेन है, मुस्लिम वेमेन हिजाब पहन के आएंगी, तो यहाँ पर हम लोग भी बेसिकली सैफ्रॉन शॉल पहन कर आने वाले हैं। मतलब ये देखो, कहीं ना कहीं बात किस चीज़ को लेकर है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वेमेन है, इन्होंने बोला देखो हमारा एक रिलीजियस है, ये रिलीजियसली हम लोग इसको फॉलो करते हैं, हम इसको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते इस ड्रेस कोड को। तो यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स में हिंदू बॉयज़ ने भी यहाँ पर ये अपना जवाब दिया। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली क्या चल रहा है आज के टाइम पर, ये भी आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा कि जो ड्रेस कोड है उसको लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आने वाले टाइम पर ये जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं एडिटोरियल के अंदर डिटेल में कवर हो सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आगे आपको कोई भी परेशानी हो ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। उसका एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस आर्टिकल को हम लोग कैसे सिलेबस रिलेट कर सकते हैं। तो राज्यसभा के अंदर डिबेट हुई है एक प्राइवेट बिल को लेकर, और वो प्राइवेट बिल था अमेंडमेंट प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। मतलब ये क्या है, देखो जो हमारा प्रियम्बल, आपको पता होगा डेफिनेटली, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आपको प्रियम्बल देखने को मिलता है। अब उस प्रियम्बल के अंदर कुछ चेंजेस करने को लेकर, ठीक है, प्रियम्बल के अंदर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। अब किए जाने चाहिए को लेकर एक प्राइवेट बिल डाला गया था, एक प्राइवेट बिल को लाया गया था। उस प्राइवेट बिल को लाया गया था दिसंबर के टाइम पे, मतलब पिछले महीने की बात है, सॉरी पिछले से पिछले महीने की बात है, अभी हम लोग फरवरी में आ चुके हैं, तो पिछले साल दिसंबर की बात है। तो ये हुआ क्या, इस प्राइवेट बिल को रिजेक्ट किया बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो राज्यसभा के अंदर इसी अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक डिबेट चल रही है। क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसी को लेकर डिबेट चल रही है। तो चलो मैं आपको ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से बताता हूँ कि क्या हम लोग प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अगर हुआ है तो कब हुआ है, मैं सारी बातें बताऊंगा। प्लस यहाँ पे प्राइवेट बिल क्या होता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो प्राइवेट बिल के साथ आपको मैं पब्लिक बिल भी बता दूंगा। ये सारे टॉपिक आपके लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर प्रियम्बल हो, चाहे वो प्राइवेट बिल हो, चाहे वो पब्लिक बिल हो, सब यहाँ पर आपको अपने पॉलिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलो कुछ और टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर हमने देखा था राज्यसभा के थ्रू, यहाँ पर आप कह सकते हो एक बिल वगैरह यहाँ पर राज्यसभा के अंदर लाया गया था, जिसको अभी तक पूरी तरह से पास वगैरह किया नहीं है। और वो जो बिल था ना, वो प्राइवेट मेंबर बिल था, एक तरीके से प्राइवेट बिल आप लोग कह सकते हो। प्राइवेट मेंबर जो है इस बिल को लाते हैं, उसी वजह से यहाँ पर इसको प्राइवेट बिल बोला गया है। मैं भी आपको ये बहुत अच्छे से बता दूंगा क्या होता है, काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये बिल जो आया था, इस बिल की मांग ये थी, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी करके आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो इस बिल में मांग ये की गई, जो ये इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, इसको बदल देना चाहिए, चेंज करके इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ये यहाँ पर कर देना चाहिए। ये यहाँ पर एक तरीके से मांग की गई थी। पहली बात मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ ना, यहाँ पर आपको ये प्रियम्बल देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन से वर्ड को एक तरीके से हटाने के बारे में चर्चा की जा रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके आगे कुछ और भी ऐड करने को बोला जा रहा है, तो ये चेंजेस यहाँ पर करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो आपका प्रियम्बल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। प्रियम्बल आपको याद हमेशा ही होना चाहिए, अगर आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की तो खासकर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं जो ये प्रियम्बल है, इसकी अमेंडेबिलिटी क्या है, मतलब हम लोग क्या प्रियम्बल को बदल सकते हैं? तो देखो, अगर हम लोग बात करें एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को बदला जा सकता है, बदला नहीं मतलब चेंज किया जा सकता है, इसके अंदर संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है।
और ये सारी बातें कहाँ पे मेंशन्ड है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन है। तो आर्टिकल 368 हम लोग को अलाउ करता है द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कंडीशन है, आप प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं चेंज कर सकते या नहीं बदल सकते, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के अंदर। और उस समय यहाँ पर बता दिया था कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और क्या प्रियम्बल आज तक बदला एक बार भी, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो प्रियम्बल आज तक यहाँ पर एक ही बार इसके अंदर एक संशोधन देखने को मिला है, वो लगभग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू चेंज किया गया था। और प्रियम्बल के अंदर तब 2 वर्ड ऐड करे गए थे और वो था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो अभी इसी को लेकर चर्चा की जा रही है कि भाई अभी पहले भी चेंज हो चुका है तो अब भी यहाँ पर बदलाव कर दो। तो अभी फिलहाल इसको लेकर एक डिबेट उठ रही है राज्यसभा के अंदर। तो अभी यहाँ पर आने वाले टाइम पर क्या होगा, अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि ये जो प्राइवेट बिल है ये जारी किया गया था। तो डिस्कस करेंगे ये प्राइवेट मेंबर बिल या फिर प्राइवेट बिल होता क्या है। मैं आप लोग को डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को एक टॉपिक पढ़ा दूंगा जिसमें आप लोग दोनों चीज़ें कवर कर लोगे, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल दोनों क्या होता है। बिल लाया जाता है, ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट की जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, चलो हम लोग दोनों को साथ ही कवर करते रहते हैं। पब्लिक बिल का पहला पॉइंट देखो, जो पब्लिक बिल है इसको भी हम लोग पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, जो ये पार्लियामेंट जो बिल है वो लोकसभा से पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। देखो राज्यसभा में तो पास हो जाता है, लेकिन लोकसभा के अंदर यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ पर पास होता हुआ नजर आता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये पब्लिक बिल है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर के थ्रू। लेकिन प्राइवेट बिल भी यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, आप कह सकते हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक मिनिस्टर होता है, मतलब आप कह सकते हो जो सरकार सत्ता में चल रही है, रूलिंग पार्टी यहाँ पर इसको पास करती है और ये ऑपोजिशन वाले पास करते हैं, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हो। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पास करता है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर अब क्या देखने को मिलेगा, सेकंड मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से रूलिंग पार्टी बिल लेकर आती हुई नजर आती है, और ये यहाँ पर एक तरीके से जो ओपोजिशन पार्टी है वो पब्लिक मैटर के ऊपर ये बिल मतलब लेकर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो जो हमारा पब्लिक बिल होता है इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं इसको अप्रूव कर जाता है आराम से, ठीक है। पब्लिक बिल बहुत आराम से अप्रूव हो जाता है, जो सरकार सत्ता में है उसका बिल अप्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइवेट बिल है जो ओपोजिशन पार्टी लेकर आ रही है उसके बहुत कम चांस होते हैं, उसको अप्रूवल इतना ज़्यादा मिलता नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। फोर्थ आपको ये देखने को मिलेगा, पब्लिक बिल के अंदर जो रिजेक्शन है, अगर मान लो हाउस के थ्रू कोई रिजेक्शन हो जाता है तो इससे काफ़ी हद तक आपको बेइज्जती देखने को मिलेगी सरकार की। सरकार बोलेगी कि हम लोग खुद सत्ता में हैं, हम लोग यहाँ पर लोकसभा से भी बिल को पास नहीं करवा पाए, तो इससे यहाँ पर गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन तक बात पहुँच जाती है, ठीक है। लेकिन इस पर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा, यहाँ पर तो वैसे ही यहाँ पर सत्ता में नहीं है, तो यहाँ पर इनके ऊपर कोई ऐसा असर पड़ता नहीं है, ठीक है। जो भी अगर रिजेक्ट हो जाए तो हो जाए, पास हो जाए तो हो जाए, यहाँ पर कोई इसका इम्प्लीकेशन इतना है नहीं इनके ऊपर। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो पब्लिक बिल होता है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस के अंदर। यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से पहले यहाँ पर 7 दिन के नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी प्रकार से जो प्राइवेट बिल होता है इसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग हाउस के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक महीने की नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है, 1 महीने पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आगे पास करोगे। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिर क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे होता क्या है, प्राइवेट बिल के अंदर जो मेंबर है, ठीक है, जो कि मिनिस्टर नहीं है, उसने इस बिल को लाया है। अब जब वो इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है हाउस के अंदर तो वही जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है वही जिम्मेदार हो जाएगा उस बिल का। अगर कोई भी बात होती है तो उसी के ऊपर सबसे पहली बात वो बात उठाई जाती है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर क्या होता है, और इन दोनों बिल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये आपको अपने पॉलिटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद नीचे ही आपको एक आर्टिकल ये भी देखने को मिलेगा, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है अवेयर ऑफ डेटा थेफ्ट को लेकर। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनके थ्रू यहाँ पर पार्लियामेंट में काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं फ्राइडे में, मतलब कल वाले दिन। इन्होंने बोला सरकार बिल्कुल अवेयर है, सरकार जागरूक है किस चीज़ को लेकर कि हाँ डेटा चोरी को लेकर। आज के टाइम पर जो पासपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको पता होगा जो पासपोर्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग दूसरे कंट्री में जा सकते हो, अब वो पासपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारा
जो डेटा है वो यहाँ पर चोरी होता हुआ नजर आता है, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को निकलती है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ पर उस डेटा चोरी का एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, वो है ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली एक चिप लगाई जाएगी पासपोर्ट के अंदर और उसके माध्यम से पासपोर्ट को डिजिटलाइज किया जाएगा और इससे जो डेटा थेफ्ट है वो कंसर्न काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस चीज़ को सपोर्ट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने। और ये जो काम हो रहा है, ई पासपोर्ट हम लोग लेकर आने वाले हैं, ये पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के अंदर लाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को सारी बातें क्लियर करता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, इस आर्टिकल को कैसे रिलेट कर सकते हो, तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर से रिलेट हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको लिख सकते हो। तो न्यूज़ में अभी रिसेंटली भी चर्चा में था, क्यों, क्योंकि हमारी सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग अब ई पासपोर्ट को देना चालू करेंगे अपने सिटीजन्स को, जो भी एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर जिसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है उसको रिन्यू करवाना है, तो उनको अब ई पासपोर्ट दिया जाएगा। ई पासपोर्ट के अंदर बेसिकली एक चिप लगाई जाएगी, मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैं एक पिक्चर में लेकर आया था यहाँ पर, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से। अब पेपर खोलोगे, पहली बुक यहाँ पर पहला इसका ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस प्रकार से चिप वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ आपका बायोमेट्रिक डेटा वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये जो अनाउंसमेंट है ना कि ई पासपोर्ट को लेकर आएंगे, ये बेसिकली एक अग्रीमेंट के अंडर में हुआ है। ये अग्रीमेंट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ साथ जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन दोनों के बीच में इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया कि अब यहाँ पर ये जो पासपोर्ट सेवा है, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का अगला फेस ये लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर ई पासपोर्ट को लाया जाएगा। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और टीसीएस कोलैबोरेशन है, ये बेसिकली यहाँ पर दोनों ही बहुत लंबे समय से पासपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, एक ज़माने में जब आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते थे तो जाकर ऑफिस में आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था, उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाते थे। लेकिन 2008 से चीज़ें बदल चुकी थी, काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ ही आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाते हो और आपका पासपोर्ट आ भी जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम पहुँचा है वो भी यहाँ पर टीसीएस की मदद से पहुँचा था। टीसीएस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है आज के टाइम पर पासपोर्ट को इतना ज़्यादा एनहांस करने के माध्यम में। उसके बाद बताया गया, और इसी प्रकार से आने वाले टाइम पर भी टीसीएस काम करने वाला है और टीसीएस यहाँ पर हमारी सरकार के साथ मिलकर काम करेगा, जो कि इन पासपोर्ट्स को एक तरीके से ई पासपोर्ट्स में लेकर आएगा। ठीक है, और ये सारा काम किया जाएगा प्रोग्राम सेवा पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के अंदर में। तो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक मतलब ये मिशन मोड प्रोजेक्ट ये देखने को मिलेगा भारत का। यहाँ पर हमारा फोकस है कि हम लोग ई गवर्नेंस प्लान की तरफ आगे बढ़ें, या फिर हमारा फोकस रहने वाला है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न करें चीज़ों को। ठीक है, मतलब डिजिटलाइज हो जाए चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम है, इसका 2.0 लेकर आया जा रहा है। 2.0 के अंदर हम लोग ई पासपोर्ट्स को लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ई पासपोर्ट दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ई पासपोर्ट और उसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। ई पासपोर्ट यहाँ पर एक तरीके से आपको ट्रेडिशनल पासपोर्ट का एक अपग्रेड वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप बहुत आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर पाओगे, आपका बहुत स्मूथ पैसेज रहेगा, ये यहाँ पर बताया गया। जो ई पासपोर्ट इसके अंदर एक चिप रहेगी, मैंने आपको बताया, उस चिप के अंदर जो पर्सनल डिटेल्स आपकी वो रहेंगी, साथ ही साथ बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन रहेगी उस चिप के अंदर। जैसे आज के टाइम पर एटीएम कार्ड होता है ना, उसके पीछे एक छोटी सी चिप आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है, तो वैसे ही चिप यहाँ पर आपको ई पासपोर्ट में देखने को मिलेंगी। नाउ यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर होगा ई पासपोर्ट का, उसको डेवलप करेगा आईआईटी कानपुर। तो आपको ध्यान रखना है, आईआईटी कानपुर के साथ साथ नेशनल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दोनों मिलकर यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर ई पासपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं ई पासपोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डेटा वगैरह चोरी जो होता है उसको हम लोग काफ़ी हद तक बचा सकते हैं एग्जैक्टली। और फिर इसके अगेंस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाए गए, उनका जवाब यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, तो वो डिबेट चलती रही। बाकी यहाँ पर कुछ खास बातें हैं नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। उसके बाद आपको अगला आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखो हुआ क्या है, असम के वेस्टर्न असम के अंदर यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बोंगईगांव डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे गोल्डन लंगूर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, गोल्डन कलर का फर है इनका, तो इस वजह से यहाँ पर इनको गोल्डन लंगूर बोला गया है। तो ज़्यादातर यहाँ पर ये जो गोल्डन लंगूर है वो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हुआ क्या, बोला ये गया कि इस डिस्ट्रिक्ट को एक तरीके से
आगे सेंचुरी का टैग देने के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है, आगे इसको डेवलप करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो इसको रजिस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर इसको मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो एक इशू उठ रहा है। जो विलेजर्स वहाँ पे रह रहे हैं, इन गोल्डन लंगूर के हैबिटेट के आसपास जो लोग रह रहे हैं, लोकल पीपल रह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल अपोज कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टेप। स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि इसको हम लोग अपग्रेड कर दें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पर इसको मना किया जा रहा है, ठीक है, इसको हम अपग्रेड नहीं करने देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो गोल्डन लंगूर है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रैकीपाइथेकस गी। अभी मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, ठीक है। ये आपको असम, भूटान, इन सारे एरियाज़ में देखने को मिल जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो पहले मैं आप लोगों को ये टॉपिक कवर करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने एनालाइज किया है, जैसे मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे जो जानवर हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका स्टेटस क्या है, इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी पूछी जाती हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आर्टिकल डेफिनेटली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, प्लस GS पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल तो गोल्डन लंगूर है, गोल्डन लंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है ट्रैकीपाइथेकस गी करके इसका साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है। जो गोल्डन लंगूर है ये अपने कलर की वजह से जाने जाते हैं, इनका जो फर का कलर होता है वो गोल्डन होता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। साथ ही साथ बोला ये भी जाता है इनके जो फर का कलर है वो चेंज होता रहता है कुछ सीज़न की वजह से, और यहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उस कंडीशन की वजह से भी ये बदलता रहता है। उसके बाद बताया गया इनका जो हैबिटेट है, कहाँ पर रहते हैं, ये आपको वेस्टर्न असम के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब वेस्टर्न असम में ही आपको ये गोल्डन लंगूर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद सदर्न भूटान के अंदर भी आपको ये गोल्डन लंगूर देखने को मिलते हैं। इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वेस्टर्न असम के अंदर, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बताया गया आज के टाइम पर इनको काफ़ी थ्रेट है कि एक जगह ही थोड़ा सा इनका हैबिटेट देखने को मिलेगा, और वहाँ पर भी आप कह सकते हो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम नेचुरल हैबिटेट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आज के टाइम पर वहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर बिजली के तार वगैरह ले जाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंसर्न बढ़ रहा है। प्लस मैसिव डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, पेड़ की कटाइयाँ वगैरह हो रही हैं, ठीक है, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इनको सबसे बड़ा थ्रेट देखने को मिलेगा। नौ बात करते हैं कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पर ये भी बताया गया कि भूटान के अंदर बात करें तो इनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, कम होती हुई नजर आई है। प्लस असम की बात करें तो असम में जो इनकी पॉपुलेशन थी वो 2009 में 5000 से ऊपर थी, 5140 थी। और बताया गया इस साल का भी सेंसस हुआ नहीं है कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से। जब सेंसस होगा तो हमारे पास एक प्रॉपर नया डेटा निकल कर आएगा। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN लिस्ट के अंदर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कि काफ़ी खतरे में है, इनको एक प्रोटेक्शन की डेफिनेटली ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 के अंदर आपको ये स्पीशी देखने को मिलती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्लस अब जो भी बातें हैं कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, उसको लेकर अभी कोई भी यहाँ पर बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर बताया गया कि आगे स्टडी करी जाएगी, आगे स्टडी करने के बाद देखा जाएगा कि हम लोग इसको आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टैग देते हैं या नहीं देते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसको लोकल जो पीपल हैं वो मना कर रहे हैं, फिलहाल तो अभी यहाँ पर इसको लेकर कोई स्टेप उठाया नहीं गया। अभी फ्यूचर में आने वाले टाइम पर देखेंगे, ऐसा यहाँ पर खुद आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि हम लोग आने वाले टाइम पर कुछ इश्यूज़ को स्टडी करेंगे, फिर उसके हिसाब से आगे हम कहानी बढ़ाएंगे इसकी। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, पेज नंबर 11 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर इकलौता आर्टिकल है जो कि ज़बरदस्त है, डिस्कस करने लायक है, और चर्चा की गई है जो चाइना पाकिस्तान है, इन दोनों ने मिलकर एक नया CPEC एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो मतलब अपने आप में भारत के लिए एक और यहाँ पर कंसर्न पैदा हो चुका है। वो क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली आपको पता होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK वाले रीजन से निकला है, और वो POK वाला रीजन जिसको पाकिस्तान ने अभी तक हथियार रखा है, हालांकि वो पार्ट इंडिया का ही है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ऑलरेडी कर चुका है। चाइना ने पहले भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और अब उस इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने वाला है। तो उसी के बेसिस पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये गए कहाँ पर, ये गए चाइना, ठीक है। अब चाइना जाने के बाद यहाँ पर बातचीत की गई, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बेसिस पर एक एग्रीमेंट किया गया। इन्होंने बातचीत करी किसके साथ, जो वहाँ का चाइना के चेयरमैन हैं नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के, ठीक है, नाम ही लीफांग करके नाम है, ऐसे ही नाम होते हैं सबके। तो यहीं पर आप कह सकते हो उनके साथ डिस्कशन किया गया, और फिर डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे बताया कि जो चाइना है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है। चाइना पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, चाइना पहले भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। चाइना ने जो पहले इन्वेस्टमेंट किया है CPEC कॉरिडोर के अंदर, वो यहाँ पर फर्स्ट फेज़ था, अब चाइना सेकंड फेज़ पर आ रहा है। अब यहाँ पर बोला ये गया कि चाइना इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और भी बहुत सारी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के साथ मिलकर इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर।
और साथ ही साथ बताया गया अब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे और भी यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाने वाले हैं, ऐसा भी बताया गया, जिससे अगेन इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न बन सकता है। और आपको पता होगा जो ग्वादर पोर्ट है, कहाँ पर ग्वादर पोर्ट आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, उसको भी चाइना डेवलप कर रहा है। ये तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मेंशन करी गई हैं जो कि आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये बताया गया, साथ ही साथ बोला गया जो चाइना है, चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक प्रोजेक्ट को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है जो पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपैक, और ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ ही साथ आप कह सकते हो चाइना को अरेबियन सी के अंदर एक्सेस मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से, वो भी हम लोग इसको देख सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा होता रहेगा, ठीक है। देखो बहुत से लोग तो समझ पा रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि नए नए होंगे इस फील्ड के अंदर, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये ऊपर आपको पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है ना। अगर हम लोग बात करें तो इधर आपको चाइना का ऊपर ये जो रीजन है कशगर वाला, ये जिंजियांग वाला रीजन है, ठीक है। जिंजियांग से आप देख पाओगे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है, ये कॉरिडोर ये ऐसे निकलता है इंडिया के पीओके वाले रीजन से। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आपको ये देखने को मिलेगा, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर है। इस पोर्ट को डेवलप किया है चाइना ने, चाइना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ये अपने आप में काफ़ी हमारे थ्रेट है। उसके बाद इस पोर्ट को बनाने के बाद जो चाइना है उसको यहाँ पर अरेबियन सी, ये नीचे कौन सा है अरब सागर, इस अरब सागर के अंदर एक्सेस मिल जाएगा, तो यहाँ पर अगेन इंडिया के लिए एक कंसर्न बन जाता है। तो आप देख पाओगे इस वाले पोर्शन में पूरी तरह से इंडिया के लिए एक कंसर्न बन जाता है, ये हम लोग देख पाते हैं। इसी को हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। आई होप आप लोग इस कॉरिडोर के बारे में समझ गए होंगे। और ही बात अगर लिखनी है कॉरिडोर के मामले में, तो मैंने आप लोग को इस बारे में यहाँ पर कॉरिडोर के बारे में बता दिया है, इसको आप लोग लिख सकते हो, टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को नीचे दिख रही है, ये सब आपको इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ में मिलती है, बस खाली येलो येलो पोर्शन को क्लिक करते हुए चलना। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लोग को तब भी ये ओपन नहीं होता है तो क्या करना है, आप लोगों को लिए टेलीग्राम पर एक और चैनल बना रखा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के माध्यम से, तो उस नोट्स वाले चैनल पर जाना और वहाँ से आप लोग इन सारे नोट्स को एक्सेस आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो कॉरिडोर क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर किसका पार्ट है मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बता दिया इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इंडिया के लिए थ्रेट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तौर पर। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, है ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल तो आपको रट चुका होगा, हमने इतनी बार पढ़ रखा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मतलब है एक तरीके से चाइना का ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मतलब एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, ये है एक मोतियों की माला जो कि चाइना ने मतलब भारत के इर्द गिर्द बुन दी है। जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पे अभी हमने देखा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, ऐसे करके यहाँ पर आया है ग्वादर पोर्ट से। ये जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर चाइना बैठ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे मालदीव्स में चाइना बैठ चुका है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुका है। श्रीलंका का हम्मतोता पोर्ट खरीद चुका है। उसके बाद इधर बांग्लादेश का यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। म्यांमार में यहाँ पर एक पोर्ट बना रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया को इधर उधर से घेर दिया है। ये यहाँ पर होता है, ये एक तरीके से चाइना की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की। तो आप कहोगे इंडिया कुछ नहीं कर सकता, तो इंडिया यहाँ पर इससे 10 कदम आगे। तो इंडिया अगर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, तो आपको मैंने परसों ही बताया था शायद, अगर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है तो इंडिया का यहाँ पर नेकलेस ऑफ डायमंड है, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। तो नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है, अगर चाइना सोच रहा है कि मैंने यहाँ पर भारत को ऐसे घेर लिया है, तो भारत उससे 10 कदम आगे, भारत ने ऐसे करके चाइना को घेर लिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चाइना को कैसे घेरा हम लोगों ने, हम लोगों ने भी अपने पोर्ट डेवलप कर रखे हैं। हमने 4 बार पोर्ट बनाया, ईरान के अंदर, मंगोलिया के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद इधर जापान में देखने को मिलेगा, देन वियतनाम में देखने को मिलेगा, देन उसके बाद इधर सिंगापुर में देखने को मिलेगा, देन इंडोनेशिया के अंदर, देन सीचिल्स के अंदर, और इधर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड हैं ही, देन उसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड से यहाँ पर तो पूरी तरह से हमारा रोल ही देखने को मिलेगा। ओमान के अंदर यहाँ पर दकम पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो क्या है, चाइना को इस प्रकार से घेर रखा है, कहीं यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी चाइना होगा। चाइना सोच रहा है कि हमने इधर से इंडिया को घेरा, लेकिन नहीं, इंडिया ने भी यहाँ पर एक तरीके से इसको काउंटर कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है, इसको हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाउ आते हैं नेक्स्ट पेज पर, दैट इज़ पेज नंबर 12, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। इस पेज पर इकलौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात की गई है जो कोल इंडिया है वो यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने वाला है, और अपना एक्सपोर्ट पहली बार हम लोग करने वाले हैं, मतलब कोयले का एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग देशों के अंदर। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि दुनिया का एक सबसे लार्जेस्ट कोल माइनर है, और यहाँ पर इन्होंने प्लान किया है हम लोग अब अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको हम लोग ये कोयला एक्सपोर्ट करने वाले हैं।
और ये खबर द हिंदू ने बताई है और द हिंदू ने बताया कि ये सारी खबर रूटर्स ने कवर करी थी। ठीक है, रूटर्स को बताया गया, रूटर्स से यहाँ पर द हिंदू ने इस चीज़ को लिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। तो मतलब कोल के मामले में इंडिया आगे ग्रो होने वाला है। अब ऐसा क्यों करने वाले हम लोग? क्योंकि हम लोग चाइना को काउंटर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पूरे एशिया के रीजन एशिया के रीजन में पूरा जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है ना। तो अब चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का यहाँ पर एक और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोयले को एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में, इनके साथ रिलेशंस को और ज़्यादा डेवलप करके रखने वाले हैं हम लोग। क्लियर हुआ? अब इस आर्टिकल में कोयले के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर जब आप सिलेबस देखोगे वहाँ पे टॉपिक मेंशन है मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज का। तो कोयले के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। कोयला यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल है, एक डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आयरन की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की, स्टीम इंजन्स की, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहाँ पर भी कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयले का यूज़ बहुत ज़्यादा है अपने आप में। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोयले से बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर, है ना। और कोयले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोयले को बरीड सनशाइन बोला जाता है। सनशाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि लंबे समय से ये दफना हुआ है। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो दफना हुआ है, उसको हम खोद खोद के उसकी माइनिंग करके निकाल रहे हैं। उसके बाद बताया गया, जो आज के टाइम पर कोल प्रोड्यूसर है दुनिया भर में, अगर हम लोग बात करें लीड पर कौन आता है, तो टॉप पर आपको चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली अगर इंडिया के बारे में बात करें, तो इंडिया के अंदर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये कुछ एरियाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कोल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। कोयले को हम लोग 4 प्रकार में देखते हैं, 4 रैंक के हिसाब से बांटा जाता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा सब बिटुमिनस और चौथा इग्नाइट। तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना, इन चारों की रैंकिंग अलग अलग बेसिस पर तैयार की जाती है। जिस कोयले के अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो कोयले का यूज़ हम लोग अलग अलग जगह पर करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड में अगर हम बात करें, कोक बनाते हैं, कोक से हम लोग क्या करते हैं, आयरन और दूसरे मेटल्स बनाते हैं। और लिक्विड से यहाँ पर कोल तार बनाया जाता है, फिर इसका हम लोग काफ़ी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। कोयले गैस का हम लोग बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी मैंने कोयले के अलग अलग यहाँ पर जो भी फॉर्म्स है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अलग अलग क्लासिफिकेशंस के बारे में। नाउ आगे आते हैं टॉपिक पर। अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। 2 स्पेसिफिकल आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला आर्टिकल तो ये अगेन मैरिटल रेप के बारे में चर्चा की गई है, डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या क्या इशू यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल है इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी रिसेंटली डील में आया है, उसको लेकर चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल में कोई खास चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल के ऊपर आप कह सकते हो लगभग अभी पिछले कुछ दिनों में 5-6 एडिटोरियल आ गए, और इस आर्टिकल के ऊपर जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, मैं आज भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आगे आते हैं, ये वाला आर्टिकल कवर करते हैं। अब ये आर्टिकल इशू क्या है, इसका सब कुछ हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देखो हुआ क्या था, रिसेंटली सरकार से पूछा गया, सरकार से यहाँ पर क्वेश्चनिंग करी गई। क्वेश्चनिंग ये थी, जो क्रिमिनल लॉ यहाँ पर देखने को मिला, खासकर मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। खासकर जो ये मैरिटल रेप देखने को मिलता है, इस मैरिटल रेप के अंदर एक छूट दी गई है, वो है सेक्शन 375 के अंदर आपको छूट देखने को मिलेगी इंडियन पिनल कोड के अंदर। और बोला यह गया कि कहीं ना कहीं रेप को एक लीगैलिटी मिली हुई है, मैरिटल रेप को एक लीगैलिटी मिली हुई है। ऐसा क्यों, सरकार इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार ने बोला बिल्कुल हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग अब क्या करेंगे, क्रिमिनल लॉज को कॉम्प्रहेंसिवली अमेंड करेंगे। ठीक है, जो भी क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंदर बदलाव करने वाले हैं, और बदलाव करना शुरू कर दिया गया है। इन क्रिमिनल लॉज को और ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर बेहतर बनाया जाएगा, ताकि क्राइम को कंट्री के अंदर कम से कम हम लोग कर सकें। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया, जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये सब लोकसभा के अंदर दी गई थी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, हम लोग अब यहाँ पर काम करने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पर अब क्रिमिनल लॉज को ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं। नाउ अब बात करते हैं मुद्दा क्या था। देखो थोड़ा सा बेसिक समझो, जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। बेसिक क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें, एक पिटीशन जारी करी गई। पिटीशन ये जारी करी गई थी, जो यहाँ पर आप कह सकते हो ये क्रिमिनल जो यहाँ पर मैरिटल रेप है, ठीक है, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ऐसा लेकर यह पिटीशन डाला गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। मैरिटल रेप क्या है, मैरिटल रेप, मैरिटल मतलब आप देख सकते हो शादी से रिलेटेड है ना। तो शादी के बाद यहाँ पर विमेन के साथ आप कह सकते हो वाइफ के साथ जो हस्बैंड है वो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके एक फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से मैरिटल रेप कहलाता है। लेकिन इस मैरिटल रेप को लीगैलिटी मिली हुई है, मतलब कि यहाँ पर हस्बैंड ने अगर ऐसा किया तो हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब कुछ भी सज़ा, कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छूट मिली हुई है।
क्योंकि यहाँ पर जो आईपीसी है उसका सेक्शन 375 बोलता है ये रेप है ही नहीं, ये शादी के बाद हुआ, ये रेप है ही नहीं। तो बेसिकली ये एक अपने आप में एक कंसर्न है। तो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डाला गया, इस बोला गया कि भाई यहाँ पर ये भी रेप है और इसको क्रिमिनलाइज करो। अगर कहीं मैरिटल रेप होता है तो ये क्राइम है और इसको आपको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा और उस व्यक्ति के अगेंस्ट में स्टेप्स उठाने होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर पिटीशन डाला गया है। तो अब यहाँ पर सरकार ने भी जवाब दिया है कि बिल्कुल हम लोग करने वाला आगे काम जो भी करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आखिरकार मैंने आपको बताया ना मैरिटल रेप के बारे में, तो मैरिटल रेप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर मेंशन है, आईपीसी के सेक्शन 375 के अंदर। तो वो डेफिनेशन क्या है वो एज इट इज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चाहो तो आप लोग हाँ डेफिनेटली देखो, मैरिटल रेप काफ़ी चर्चा में है और पॉसिबिलिटी इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। वो क्या है, इट एग्जेम्प्ट्स फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकॉर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ रेप। मतलब मैंने आपको बताया कि जो मैन है अपनी वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है तो बेसिकली वो बच जाएगा, ऑफेंस ऑफ रेप से उसको छूट मिल जाएगी। ये हमारा सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी बोलता है। लेकिन ध्यान रखना है इसमें एक एक्सेप्शन, इसमें भी एक छूट है। छूट क्या है, आप यहाँ पर 18 साल से कम उम्र की मतलब लड़की के साथ ये नहीं कर सकते। अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किया जाएगा तो वो रेप ही कहलाएगा, ऐसा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 18 साल से ऊपर की वेमेन के साथ अगर होता है तो यहाँ पर वो रेप नहीं कहलाएगा। ये यहाँ पर आपको सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी बोलता है। यहाँ पे आपको 15 साल नज़र आ रहा होगा, नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में चेंज करके 18 साल कर दिया, तो ध्यान रखना इसके बारे में। अब हुआ क्या, देखो आगे कहानी के अंदर यहाँ पर सरकार बोलती है जो हमारा एक तरीके से NFHS है, मतलब कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जब आप देखोगे तो इसने बताया बहुत सारी जो वेमेन हैं उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के जो वायलेंस हैं, स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस, वो एक्सपीरियंस करें। मतलब यहाँ पर 7% वेमेन के साथ ये सारी घटना घटित हुई है। और ही बहुत सारी वेमेन है जिनकी एज 15 से 49 है, इनके हस्बैंड के भी थ्रू भी यहाँ पर ये सारा काम किया गया है। बहुत सारे केसेस निकल कर आए हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि बस इसमें एक छूट दी गई है। अब इस छूट की वजह से कुछ कार्रवाई हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कहानी थोड़ी सी बढ़ चुकी है आज के टाइम पर। ये हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो अब क्या हुआ, हाल ही में कुछ जजमेंट्स आए, हाल ही में तो नहीं कह सकते, लंबे कुछ जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये डेफिनेटली आप लोग अपने एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हो। अब ये अलग अलग जजमेंट आए हैं किस चीज़ को लेकर, मैरिटल रेप को लेकर। पहला जजमेंट है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ पर वर्डिक्ट आया अक्टूबर 2017 में, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति माइनर वाइफ के साथ 18 साल से कम उम्र की एक तरीके से कोई लड़की है उसके साथ अगर यहाँ पर रेप करता है तो वो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, वो बेसिकली क्रिमिनल ही कहलाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक जजमेंट दिया था। उसका दूसरा जजमेंट जस्टिस एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सितंबर 2018 में आया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद एक और केस हुआ था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 2018 का था, यह अक्टूबर में इसका जजमेंट आया। यहाँ पर क्या हुआ, लगभग जो 5 जज की बेंच थी, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने एडल्ट्री को एज अ क्राइम घोषित कर दिया था। एडल्ट्री क्या होता है, जहाँ पर मान लो यहाँ पर एक हस्बैंड है, ठीक है, आप कह सकते हो एक मैरिड हस्बैंड है जो कि यहाँ पर एक दूसरी मैरिड आप कह सकते हो दूसरी मैरिड वाइफ के साथ यहाँ पर एक तरीके से सेक्सुअल इंटरकॉर्स करे, या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पर वाइफ यहाँ पे हस्बैंड हो सकता है। तो एक बेसिकली एडल्ट्री का केस कहलाता है। तो इस एडल्ट्री को भी यहाँ पर एक तरीके से एज अ क्राइम घोषित कर दिया गया था। तो ये बेसिकली यहाँ पर अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताता है, कहीं ना कहीं हम लोग को मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो बोला क्या, बहुत सारे आर्गूमेंट्स आते हैं, बहुत सारे आर्गूमेंट्स ये आते हैं कि हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज क्यों करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा क्यों। देखो पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में बताया गया, देखो बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं जिसमें बताया है कि यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी वाइफ्स के साथ यहाँ पर फोर्स किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी वाइफ को फिजिकली बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है और इसी की वजह से हम लोग को एक काम करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर मैरिज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पर एक वन टाइम कंसेंट ले लिया है सारी चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वेमेंस के भी कुछ राइट्स हैं, उनका वोलेशन आप नहीं कर सकते। अगर वेमेंस की विल नहीं है यहाँ पर ये काम करना तो बेसिकली आप उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अगर ये एक्सेप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, एक छूट दी गई है, ठीक है, हस्बैंड को छूट दी गई है, अगर यहाँ पर ये जो छूट है इसकी वजह से क्या है, एक आप कह सकते हो अनइक्वल सा प्रिविलेज मिल जाता है, ठीक है। आप कह सकते हो विमेन के अगेंस्ट में एक अनइक्वल सा प्रिविलेज मिल जाता है एक मैन को, तो ये यहाँ पर बेसिकली ख़त्म होना चाहिए, ऐसा भी कहना है। प्लस यहाँ पर इसी छूट की वजह से जो विमेन के बहुत सारे हक हैं,
ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक है, ये सारे हक कहीं ना कहीं वॉलेट होते हुए नजर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल मैंने आज के मॉर्निंग वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी आप लोग को पढ़ा है। उसके बाद इंडिया के अंदर आपको एक पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है। पेट्रियार्कल मतलब यह है कि जहाँ पर हस्बैंड या फिर आप कह सकते हो जो मेल है, मेल पर्सनैलिटी डोमिनेट करती है, मेल लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक पेट्रियार्कल नेचर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर जो हस्बैंड है वो मतलब जब जब डिमांड करे यहाँ पर सेक्स की, तो बेसिकली यहाँ पर वेमेन को उसको फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें ये नज़र आती हैं, तो ये चीज़ें भी ख़त्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़त्म करना ज़रूरी हो जाएंगी। क्लियर हुआ ना? आगे बात करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुत सारी जो वेमेंस हैं जिनके साथ यहाँ पर फिजिकली अब्यूज़ देखने को मिल रहा है, बहुत सारा फिजिकली अब्यूज़ सफ़र कर रही हैं वो लोग, बहुत सारे उनके राइट्स वॉयलेट हो चुके हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमने पोर्शन पढ़ लिया एक तरफ का, ये हमने एक पहलू पढ़ा। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो क्रिमिनलाइज करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके कौन्स भी हैं। नुकसान के अंदर पहला ये है, सरकार ने भी बोला है, सरकार ने बोला यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पर अगर इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो इससे वेमेन के पास काफ़ी सारी पावर्स आ जाएंगी, ठीक है, फॉर हैरेसिंग द हस्बैंड, ये आपके यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस फिर एक्ट का मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे आज के टाइम पर डाउरी लॉ का, जो दहेज का एक तरीके से कानून है, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, बहुत सारी जो वेमेंस हैं वो इसका मिसयूज़ करके पूरे परिवार को फंसा देती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आने वाले टाइम पर अगर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो इससे यहाँ पर हस्बैंड को भी फंसाया जा सकता है, इसके यहाँ पर आप कह सकते हो मिसयूज़ हो सकता है। तीसरा यहाँ पर एक भी ये पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा, अगर कोई दूसरी कंट्री है जो कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को भी उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए और हम लोग आंख बंद करके उनको फॉलो करें। पहले हम भारत के अंदर कंडीशन देखें एग्जैक्टली क्या है, उसके बेसिस पर हम लोगों को ये क्रिमिनलाइज करना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद और क्या बताया गया, कमिटी फॉर रिफॉर्म इन द क्रिमिनल लॉ। देखो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने एक नेशनल लेवल कमेटी को बनाया है क्रिमिनल लॉ के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए। अब वो नेशनल लॉ कमेटी यहाँ पे है, वो आज के टाइम पर बनाई गई है अंडर द रणबीर सिंह, और बहुत सारे और भी मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर इसको फॉलो कर रहे हैं। और बेसिकली उनका काम यह है कि हम लोग थोड़ा सा बातचीत करें, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन करें, और यहाँ पर क्या करें, हम लोग जो भी क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंदर चेंजेस करें, उनके अंदर चेंजेस करके क्रिमिनल लॉज को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए और क्राइम को हम लोग अपने कंट्री के अंदर कम से कम कर सकें। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, जो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर सारी बातें बता दी हैं, अलग से मेंशन कर दी हैं, ये सब आप नोट्स के फॉर्म में ले सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमें बात करता है इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। देखो इस आर्टिकल को हम लोग नहीं पढ़ने वाले। अब क्यों नहीं पढ़ने वाले? इस आर्टिकल के ऊपर आप 5 से 6 एडिटोरियल हम लोग कवर कर चुके हैं, मतलब पहले आ चुके हैं। आपको पता होगा सैटरडे नहीं, अभी रिसेंटली लगभग 2-3 दिन हुए हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल आया था, उससे पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था, मतलब 4-5 बार हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हो क्या रहा है, इंडिया यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब ये एडिटोरियल इसके ऊपर आते रहेंगे। देखो एक पर्टिकुलर इशू है, उस इशू के ऊपर लगभग पूरे साल भर के अंदर 50, 60, 100 एडिटोरियल आते हैं, तो आपको सब नहीं पढ़ने हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको इशू पता चल गया, इशू क्या है उतना पास रखो, अपने पास लिमिटेड मटेरियल रखो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप ज़्यादातर इशू पढ़ते रहोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ फिर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले एक एडिटोरियल डिस्कस किया है, मैं वही वाला एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पहले वाला जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये इशू क्या है। तो मैं आप लोगों को इस एडिटोरियल का एक आइडिया तो दे ही दूंगा, मतलब आइडिया का पूरा आर्टिकल कवर करवा ही दूंगा, तो इशू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले आर्टिकल आ चुका है, तो वही वाला आर्टिकल मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो इंडिया यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आर्टिकल आप जीएसपी विंडो से रिलेट कर सकते हो। तो हाल ही में जो अग्रीमेंट हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा ये की जा रही है कि जैसे ये अग्रीमेंट बिल्कुल फिनिश होगा तो इसके बेसिस पर इंडिया और यूके मिलकर अपने व्यापार के रिलेशंस को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इस अग्रीमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली पहले आपको सीखना होगा ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पैक्ट होता है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। अब वो पैक्ट इसलिए होता है, साइन किया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं वो हम लोग कम से कम करें। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, है ना। तो इधर यहाँ पर मान लो यूके हो गया, इधर यहाँ पर इंडिया हो गया। अब इंडिया ने कोई सामान यूके में भेजा तो यूके क्या कर रहा है, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहा है, कुछ यहाँ पर चार्जेस लगा रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, इससे वो प्रोडक्ट कंट्री के अंदर और महंगा बिकेगा। या फिर यूके ने हमारे पास कोई सामान भेजा तो हम लोग यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट इंडिया में महंगा बिकेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये तय करेंगी दोनों कंट्रीज़ मिलकर कि ये जो चार्जेस लग रहे हैं इनको हम लोग हटा देंगे,
जो यहाँ पर मामला है ये हटा दिया जाएगा। अब ये सामान जो है सस्ता हो जाएगा कंट्री के अंदर, इससे व्यापार और बढ़ेगा, रिलेशंस व्यापार के मामले में और ज़्यादा डेवलप होते हुए नजर आएंगे। इसी को हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, ताकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैरियर्स हैं, जो एक तरीके से रुकावटें हैं, उनको हम लोग कम से कम कर सकें। रुकावटें कौन कौन सी हो सकती हैं? गवर्नमेंट टैरिफ हो सकता है, कोटा, सब्सिडी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उन सबको हटा दिया जाता है, जिसके बेसिस पर ट्रेड को और ज़्यादा फ्री बनाया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पॉइंट्स के अंदर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अलग अलग पॉइंट्स में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट भी आता है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आता है, जिसको हम लोग सेपा, सेका, ये सारे एग्रीमेंट भी देखने को मिलते हैं। ये सब बेसिकली कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ही पार्ट हैं। यहाँ पर भी व्यापार के अंदर काफ़ी सारी छूट वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इंडिया और यूके के व्यापार के रिलेशंस को लेकर। आखिरकार इंडिया यूके में ये एग्रीमेंट हुआ है, तो इन दोनों के व्यापार के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं? तो देखो, भारत यूके दोनों आपको कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसीज देखने को मिलेंगी। दोनों आपस में काफ़ी बड़ा आपका कह सकते हो कल्चर जो है वो शेयर करते हैं, जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर शेयर करते हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा आपको यूके के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत सारे भारत के जो लोग हैं वो आज के टाइम पर यूके में जाकर रह रहे हैं। यूके यहाँ पर एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत के अंदर। अगर हम लोग बात करें, यूके ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर, पूरे G20 कंट्रीज़ के अंदर में से। G20 कंट्रीज़ में भारत भी है, यूके भी है, तो यूके यहाँ पर एक ऐसी कंट्री निकल कर आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिया यूके के बीच में जो ये अग्रीमेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? पहला इंपॉर्टेंस तो ये होगा, जब देखो एक्स्ट्रा चार्जेस कम हो जाएंगे, जो ड्यूटीज़ है वो कम हो जाएंगी, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट जो भी है, इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो यूके हम लोगों को एक्सपोर्ट कर सकता है टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, फुटवेयर, ये सारी चीज़ें यूके हमें एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बताया गया इंडिया भी बहुत कुछ यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, इंडिया यहाँ पर मैरीन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो मछली वगैरह है वो सब हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पर यूके के अंदर। प्लस उसके बाद सर्विस ट्रेड भी हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब इंडिया जो है बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा यूके को। जैसे कि जब आप लोग इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़ते हो तो इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा। प्राइमरी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी जो कि हमारा हो गया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जो टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इंडिया यहाँ पर इन दोनों सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग डेफिनेटली अच्छे हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर हम लोग देखने को मिलते नहीं हैं। टर्शरी सेक्टर में हम काफ़ी अच्छे हैं। तो हम लोग जब भी एग्रीमेंट करते हैं किसी कंट्री के साथ, तो हम लोग फोकस यही करते हैं कि जो सर्विसेज हैं हम लोग उसके मामले में ग्रो करें, हम लोग अपने कंट्री के लोगों को भेजें दूसरे देश के अंदर काम करने के लिए। तो यूके के साथ यहाँ पर हम लोगों ने ये इस एग्रीमेंट के अंदर सर्विसेज भी ऐड करी हैं कि भारत यहाँ पर जो अलग अलग सर्विसेज है वो यूके को प्रोवाइड करवाएगा, अलग अलग लोग जाएंगे काम करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा तो लोग जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखो, लोग जाके काम करके पैसा कमा के हमें देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस इंडिया के अंदर आएगा, तो उससे यहाँ पर काफ़ी बड़ा गेन देखने को मिलेगा। हमारी जो एक तरीके से इनकम ग्रोथ है कंट्री की, वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, आपको पता होगा, हाल ही में जो रेमिटेंस का मामला है, रेमिटेंस के मामले में इंडिया ने एक टॉप परफॉर्म एक तरीके से कंट्री बना था, एक टॉप पोजीशन यहाँ पर होल्ड करी थी। ठीक है, तो रेमिटेंस काफ़ी सारा इंडिया ने रिसीव किया था, तो रेमिटेंस से भी यहाँ पर कंट्री की इनकम ग्रोथ देखने को मिलती है। तो भारत ने यहाँ पर ये अग्रीमेंट भी यहाँ पर किया हुआ है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बताया गया जो भी मतलब एक दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन था वो कहीं ना कहीं वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस था, उसको भी हम लोग यहाँ पर बेसिकली फोकस में लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ जो यूके है, यूके एक तरीके से परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से यहाँ पर 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर में यूके भी है और 5 परमानेंट मेंबर में यूके है और 10 नॉन परमानेंट में इंडिया है। और इंडिया का यहाँ पर फोकस हमेशा यही है कि हम लोगों को एक परमानेंट कंट्री बनाया जाए। तो यूके इस चीज़ में भारत को सपोर्ट करता है। यूके ने यहाँ पे भारत को सपोर्ट किया है, बोला है कि बिल्कुल यहाँ पर इंडिया को एक परमानेंट कंट्री बननी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एशिया से अगर हम लोग बात करें तो चाइना तो निकल के चला जाता है, पर चाइना एक परमानेंट कंट्री, लेकिन भारत भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। तो भारत को भी कहीं ना कहीं एक परमानेंट कंट्री बनना चाहिए इसके अंदर। तो यूके और भी बहुत सारी कंट्री सपोर्ट करते हैं, तो जिसमें से यूके भी सपोर्ट करता है। उसके बाद जब हम लोग इंडिया चाइना के इशू के बारे में बात करें, इंडिया चाइना के बीच में आपको पता होगा स्टैंड ऑफ जारी रहा। LAC पर एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्टैंड ऑफ चला। 2020 से लगातार यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट हैं। 15 जून 2020 को गालवान क्लैश हुआ।
ये सारी बातें आपको पता हैं। तो इसके बेसिस पर भी अगर हम लोग बात करें ओवरऑल सिनेरियो में, यूके भारत को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यूके ने डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं स्टैंड ऑफ वगैरह के चाइना के साथ, उसमें डेफिनेटली भारत को सपोर्ट किया और भारत के साथ ही बॉन्ड्स को और ज़्यादा डेवलप किया है। तो ट्रेड के साथ साथ आप देख पाओगे यहाँ पे भी बॉन्ड इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को ये भी आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद आज सैटरडे है। सैटरडे में यहाँ पर आप देख पाओगे एक ही पेपर पर आर्टिकल्स आते हैं, दूसरे पेपर पर कोई भी एडिटोरियल देखने को मिलेगा नहीं। जो नेक्स्ट एडिटोरियल जो पेज होता है वहाँ पर ग्राउंड जीरो आता है, वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल में क्या चर्चा की गई है, आज से मैं आपके साथ एक सप्ताह पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा लगभग 24 जनवरी को इसके बारे में चर्चा कर चुका था, मतलब हफ्ते भर से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अनदर जस्टिस करके मैंने ये एक तरीके से इसका थंबनेल दिया था, तो आप लोग जाकर इस आर्टिकल इस वाले मतलब एनालिसिस को देख सकते हो। 24 जनवरी 2022 द हिंदू एनालिसिस टाइप करना बाय दीपक यादव एजुकेशन, और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चले जाना, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में जैसे आप पहुंचोगे ये वाला आर्टिकल मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग जाकर एक बार देख सकते हो। फिलहाल आर्टिकल में यहाँ पर कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार चेक किया जा सकता है। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये होते हैं हमारे सारे आर्टिकल समाप्त। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अपने एक प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। क्या है, जो वितल विध्वंसक फर्स्ट मंथली जर्नल है, ठीक है, जिसका टारगेट यहाँ पर एक टारगेट ऑडियंस अनटचेबल पीपल थे, उसको किसने पब्लिश किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए गोपाल बाबा वलंकर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग आंसर कर सकते थे एलिमिनेशन टेक्निक से भी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने काम किया था 20th सेंचुरी में, और ज्योतिबा फुले साहब ने यहाँ पर लिखा था घुलानगिरी, ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो जो ऑप्शन ए बचता है, अगर हम लोगों ने आपकी हिस्ट्री पढ़ रखी है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्व कर पाते। क्लियर हुआ? नाउ गाइस यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कल संडे भी है, कल हमारे पास एडिटोरियल आते भी नहीं है। जो भी 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ स्पेसिफिकली जो कि आने वाले टाइम पर कोई एडिटोरियल आता है, कोई आर्टिकल आता है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप सॉल्व कर पाओ। ऑल इंडिया कोटा को लेकर आपको मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है आप लोग यहाँ पर अभी इसके ऊपर फोकस करना। नोट्स वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।